हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों को इस सेशन के लिए आमंत्रित करता हूं और मैं इस सेशन में बेसिकली आपसे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो ये सोच के कि आज आप कुछ नया सीखेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। एक टर्म होता है इन्वेस्टमेंट, एक टर्म होता है ट्रेडिंग। आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा कि जब भी हम पैसा लगाते हैं मार्केट में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं। आप इंस्ट्रूमेंट समझ रहे होंगे ना। इंस्ट्रूमेंट हो सकता है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या किसान विकास पत्र या स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड या यूलिप प्लान या इंश्योरेंस प्लान। तो कोई भी प्रोडक्ट में अगर आप पैसे लगाते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपको रिटर्न दे करके, है ना। सबसे पहली बात ये आती है कि क्या अगर मैं बहुत पैसे वाला हूँ तो क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब कायदे से तो ये मतलब हुआ ना कि मेरे पास जितना पैसा है तो पर्याप्त है ना, मैं उससे आराम से अपनी जिंदगी, अपनी जीवन शैली में खुश रह सकता हूँ। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसा कितना है। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। मैं आपको लिख के बताता हूँ उसके बारे में। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, है ना। अगर आप पहली बार ये वर्ड सुन रहे हो तो आपको डरने वाली की बात नहीं है। इन्फ्लेशन, ठीक है। ये इन्फ्लेशन क्या होता है, ये इकोनॉमिक टर्म है ना। ये इन्फ्लेशन क्या बात करता है, ये बात करता है कि समय के हिसाब से, है ना, समय के हिसाब से कैसे हमारा परचेजिंग पावर एबिलिटी कम होते जा रहा है। परचेजिंग पावर एबिलिटी आप समझ पा रहे हो क्या होता है परचेजिंग पावर एबिलिटी। परचेजिंग पावर एबिलिटी मतलब आपके खर्च करने की क्षमता आपकी कम होते जा रही है। आप इरेस्पेक्टिव कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, अगर आप इस बात का ध्यान देंगे, हर बार अगर आप नोटिस करेंगे कि पैसे की वैल्यू कम होते जा रही है ना। अगर आज आप एक भिखारी को 2 रुपए भी दोगे तो मे बी भिखारी आपसे इंटरेस्टेड नहीं होगा 2 रुपए लेने को। अगर आप पहले समय को देखते होंगे, हमारे पापा परदादा लोग, मतलब वो आराम से 10-15 रुपए में कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन आज के जमाने में आप 10 लाख रुपए में भी कुछ नहीं कर सकते घर के। आपको समझ में आ रहा है तो क्या हो रहा है, समय बाय समय क्या हो रहा है, पैसे की वैल्यू कम होती जा रही। पैसे की वैल्यू क्यों कम होती जा रही, क्योंकि ना डिमांड बढ़ती जा रही है। डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा होती जा रही है ना। आप समझ रहे होगे ना डिमांड सप्लाई क्या होता है करके, है ना। डिमांड सप्लाई, डिमांड मतलब कि कोई चीज को खरीदने की वो आशा, कि हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं, हमारे हमारी डिमांड बढ़ रही है, हम चाहते हैं हम वो चीज करके, वी वांट समथिंग करके। तो हो गया डिमांड। सप्लाई मतलब वो चीज की पर्याप्त, मार्केट में वो चीज होनी चाहिए, उसको सप्लाई बोलते हैं करके। तो अगर आपका सप्लाई ज्यादा होगा डिमांड कम होगा तो कोई चीज का दाम कम हो जाएगा। अगर डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई कम होगा तो कोई चीज का दाम बढ़ जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी ये बात करके। तो क्या हो रहा है, समय दर समय क्या हो रहा है, हमारी जो जनसंख्या है ना, वो बहुत फास्ट रेट में बढ़ रही है। उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप बोल सकते हो। 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, 8 से 16 हो रहा है, 16 से 32 हो रहा है, 32 से 64 हो रहा है। जबकि जो जो पॉपुलेशन है, जबकि जो कम्युनिटी है, पॉपुलेशन नहीं, जबकि जो कम्युनिटी है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, है ना, उसकी ग्रोथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो रही है। वो 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, 8 नहीं हो रहा है। 6 से 8 हो रहा है, 8 से 10 हो रहा है, 10 से 12 हो रहा है। तो मैथमेटिक्स में अगर 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा कोई नंबर बढ़ता है, इसको एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कोई नंबर 2, 4, 8, 16, 32 ऐसा बढ़ता है उसको जीपी बोलते हैं। एक लॉ है बायोलॉजी में जिसको माल्थस लॉ बोलते हैं। वो लॉ ने ये बोला था कि हमारी जो जनसंख्या है वो जीपी में बढ़ रही, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जबकि जो कॉमोडिटी है जो हम कंज्यूम करते हैं, है ना, वो एपी में बढ़ रही है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, समय दर समय डिमांड पॉपुलेशन की बढ़ते जा रही है और सप्लाई उतनी ज्यादा रेट से नहीं बढ़ रही। जिसके कारण क्या हो रहा है, हम ह्यूमन जो है, हम लोग सोशल एनिमल है। हम मतलब हम लड़ के कोई चीज प्राप्त करने की वो नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसको देने की कोशिश करते हैं, उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। तो खरीदने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पैसा। मान लीजिए आज अगर एक डोसा 40 रुपए में मिलता है और अगर 10 लोग हैं खाने वाले, और एक आदमी जो 10 डोसा बना सकता है उन 10 लोगों के लिए, तो चीजें सही चल रही है। मान लीजिए अगर 100 लोग आ गए
ठीक है, तो ये आदमी क्या करेगा, ये डोसा तो उतना 100 लोगों के लिए बना नहीं पाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये बोलेगा कि भैया अब एक काम करो, ये जो डोसा है ना ये अब 80 रुपए का है। इससे क्या होगा, कुछ लोग तो ऐसे ही चले जाएंगे। आप समझ रहे हो, ये आदमी सोचे कि मैं क्यों ना इस चीज का फायदा उठाऊं, क्योंकि मैं तो उतना प्रोड्यूस कर नहीं सकता जितना डिमांड है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ा दो ना। तो इसी चीज को इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दे आर स्ट्रेसिंग अ लॉट, वो बहुत ज्यादा एफर्ट डालते रहती है ताकि वो इन्फ्लेशन को कंटेन कर सके, ताकि इन्फ्लेशन को चेक में रखे, इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो जाए। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा तो पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी, है ना, तो इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। आप समझ पा रहे होंगे करके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय दर समय क्या करते रहता है, कोशिश करते रहता है किसी तरह इस इन्फ्लेशन को कम किया जाए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू लाता है, जहाँ पे वो रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, है ना, ये सब चीजों को कम ज्यादा करते रहता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ के रिपो रेट क्या होता है, रिवर्स रिपो रेट क्या होता है ना, इस सब के बारे में थोड़ा जानकारी ले, रिपो रेट, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में घुस रहे हो, तो आपको ये चीज अब पता होनी चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं है ना। आपको धीरे धीरे, अब धीरे धीरे सबके जानकारी लेनी पड़ेगी। रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, एसएलआर, एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक कैसे काम करता है आपको समझना पड़ेगा, एएलएम, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, आपको सब समझ में आएगा, है ना। इन केस ऑफ डाउट मैं तो हुई आपको समझाने के लिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप दुनिया की, अगर आप सबसे रईस आदमी भी है, आपके पास बहुत पैसा भी है, फिर भी आपको ये बात समझना पड़ेगा कि समय दर समय आपकी पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए पड़ा है मेरे अकाउंट में, तो कल को 10 करोड़ की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मुझे मुझे ये कोशिश करना है कि मैं इस पैसे को अपने पास ना रखूं, मैं इसको मार्केट में डाल दूं, मैं इसको बैंक में डाल दूं, पोस्ट ऑफिस में डाल दूं, मैं इसको स्टॉक मार्केट में डाल दूं, कुछ करूं मैं इस पैसे से, ताकि उस पैसे पे मुझे रिटर्न मिलते रहे। तो आई होप आपको इस चीज समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप कोई भी जगह आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो रिटर्न मिलता है उसको नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। कहीं भी आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको जो रिटर्न मिलेगा उसको हम लोग, एक मिनट, इसका मतलब, इसको हम लोग नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, तो मान लीजिए आपने कहीं कोई बैंक से एफडी लिया है, ठीक है, आपने कोई बैंक से एफडी लिया है, और एफडी मान लीजिए आपको 8% इंटरेस्ट दे रहा है, तो इसका नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा, 8%। इससे आप क्या कीजिए ना, इससे आप इन्फ्लेशन माइनस कर दीजिए, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन तो उतना पैसा खा जाता है ना आपका। अभी इंडिया में इन्फ्लेशन 5 से 6% है। तो अगर आप इससे, अगर इन्फ्लेशन माइनस कर देंगे तो अब आपको जो मिलेगा, इसको बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न। इसको क्या बोलते हैं, रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, ताकि आपको एक पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न मिले। आप समझ पा रहे हो, आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, आपको जो रिटर्न मिलता है उससे, उसको बोलते हैं नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। उससे अगर आपने इन्फ्लेशन माइनस कर दिया, अब जो आपको मिल रहा है उसको बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो आप कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न अटेन कर सके। तो यहाँ क्या लिखा है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, द मनी यू अर्न इज पार्शली स्पेंड एंड द रेस्ट सेव्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस। है ना, ये बोल रहा है कि आप जो पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा तो आप खर्च कर देते हैं ना आपके एक्सपेंस में, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने 100 रुपए कमाया और 100 रुपए अपने आप बिना मेहनत किए, बिना कुछ किए आपके पास आ गया। वो 100 रुपए कमाने के लिए आप कुछ तो मेहनत किए होंगे, आपने कुछ तो किया होगा, है ना। आप ऑफिस गए होंगे तो ऑफिस जाने का पैसा लगा होगा, है ना। ऑफिस जाने के लिए आप जूता पहनते हैं, जूता घिसाएगा, उसका वो पैसा जाएगा उसका, आप समझ रहे हो ना। आप कुछ भी करते हो, आप सुबह उठते हो, आप तैयार होते हो, उसका एक्सपेंस होगा करके, एक्सपेंस मतलब समझ रहे हो ना, डे टू डे लाइफ में जहां से आपका पैसा जाता है उसको एक्सपेंस बोलते हैं। तो आपका जो भी इनकम होगा, आपका जो जो भी इनकम होगा, उस इनकम का एक पार्ट जो है वो खर्च हो जाएगा आपका फॉर द डे टू डे मैनेजमेंट, उसको एक्सपेंस बोलते हैं। उसके बाद जो बच गया उसको बोलते हैं सेविंग, है ना, उसको जो बच गया उसको बोलते हैं सेविंग। तो ये बोल रहे हैं कि आप जो पैसा कमाते हैं उसमें तो कुछ पैसा तो खर्च हो जाता होगा,
और जो कुछ बच जाता होगा जिसको हम बचा बचा के रखते हैं भविष्य के लिए, है ना, वही सेविंग हमारा काम आता है भविष्य में। तो क्या बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैट सेविंग आइडल, मतलब ये बोला जा रहा है कि आप इस सेविंग को अपने पास अगर आप ऐसे ही रख लोगे, है ना, इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, उस सेविंग को आप कहीं पे आप इन्वेस्ट कर दीजिए, कहीं पे डाल दीजिए, जैसे बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, जहां भी आप डालेंगे वहां पे आपको कुछ रिटर्न मिलेगा, है ना, वो रिटर्न आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा, इसी चीज को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो मुझे आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन यहाँ पे अगला चीज बोला जा रहा है कि वाई शुड वन इन्वेस्ट, कि कोई भी आदमी को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला चीज ये बोला जा रहा है कि आपको इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए ताकि आपको रिटर्न मिल सके। मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन क्या करता है, आपका पैसा खाते जाता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, ताकि आपको रिटर्न मिल सके। फिर क्या बोल रहा है, टू जनरेट ए स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी फॉर ए फ्यूचर गोल इन लाइफ। फिर क्या बोला जा रहा है कि आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, ताकि आप कुछ कुछ जनरेट कर सके, कुछ भविष्य के लिए कुछ बना सके, ताकि आपका भविष्य का कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके ना। हम सबका एक ऑब्जेक्टिव होता है, हम इसलिए मेहनत करें ना। आज मैं एक अनजान शहर में रह के, किराए के घर में रह के दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, 2 बजे रात को आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है मेरी लाइफ का, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है लाइफ का कि मैं कुछ कमाऊं, उसमें से कुछ पैसे तो मेरे खर्च हो जाएंगे रहने खाने में, उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पैसे में मुझे कुछ रिटर्न मिले। और ये जो मुझे रिटर्न मिले, ये रिटर्न क्या करेगा, मैं भविष्य में कोई चीज मैं करना चाहूँ उसमें ये रिटर्न मुझे इतना सक्षम बनाएगा कि मैं वो चीज को पर्याप्त कर सकूँ, उसको चीज को प्राप्त कर सकूँ, है ना। और फिर तीसरा चीज क्या बोल रहा है, टू मेक ए प्रोविजन फॉर द अनसर्टेन फ्यूचर। तीसरा कारण ये बोला जा रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, ताकि आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि भविष्य बहुत अनसर्टेन है ना। आपको नहीं पता भविष्य में कल क्या हो जाएगा, है ना। तो आप, चूंकि आपको ये नहीं पता कि भविष्य में कल क्या हो जाएगा, तो इसलिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए टू मेक श्योर कि आप इस अनसर्टिनिटी को अपने आप से दूर रख सके। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए, आप सब लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि आप सब लोगों पे इंश्योरेंस पॉलिसी हो, मोस्ट प्रोबेबली मेडिक्लेम पॉलिसी हो आपके लिए, आपकी फैमिली को जो कवर करे, ताकि अनसर्टेन चीजें लाइफ में कभी भी आ सकती है। अगर वो लाइफ में आती है तो आप वो इंश्योरेंस क्या करेगा, इट विल मेक श्योर, वो मेक श्योर रखेगा कि आपको इस अनसर्टेन सिनेरियो में जो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ने की अगर पॉसिबिलिटी बनती है, तो वहां पे ये आपको बचा सके। क्लियर है आप लोगों को, है ना। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम सब लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, कि क्योंकि बिकॉज वी नेवर नो what will happen in the future, we never know that that uncertain things can happen, we never know कि we may need some unexpected money in the future, है ना। तो and then we know that कि there is something called inflation, है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें भविष्य नहीं पता, हमको पता है कि भविष्य में कुछ अनसर्टेन चीजें आ सकती है। हमको पता है एक चीज है इन्फ्लेशन, जो पैसे को खाते जाता है समय दर समय, दीमक जैसा वो चीज को खाते जाता है। तो आपको ऐसे जगह पे पैसे रखना है जहाँ पे उसकी वैल्यू बढ़े भविष्य में, ताकि भविष्य में आप कोई चीज, ऑब्जेक्टिव जो आपका है वो चीज पूरा कर सके। आज अगर वर्तमान में अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव है, आप उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आपके पास जो पैसा है मे बी दैट इज पर्याप्त टू गेट दैट ऑब्जेक्टिव। बट इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव है, आप कुछ करना चाहते हैं, मेरी बेटी जिसकी मैं शादी कराना चाहता हूँ, उसके पढ़ाई के लिए मैं कुछ पैसे रखना चाहता हूँ, मुझे पता है आज एजुकेशन में जितना पैसा लग रहा है, आज से 15-20 साल में बाद उतना पैसा नहीं लगेगा, उससे 10-15% हर साल वो चीज बढ़ते रहेगा, आपको पता है चीज। तो आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि वो सब चीजों के लिए आप अपने आप को रेडी कर सके, अपनी फैमिली को रेडी कर सके। आपको मेक श्योर करना है कि कोई अनसर्टेन चीजें आए आपकी लाइफ में, तो उसके लिए आपकी फैमिली प्रिपेयर्ड हो। क्योंकि देखिए, आपको ये बात समझना, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस रिस्क, है ना। हॉस्पिटल एक्सपेंस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ लाइफ, है ना। हॉस्पिटल में पैसा लगना ही है, आप कितना भी स्वस्थ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको मेक श्योर रखना है कि आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है ना। तो बोला जा रहा है कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन वाई वन नीड टू इन्वेस्ट वाइजली टू मीट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन,
तो सबसे पहला कारण, एक आदमी को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। इन्फ्लेशन क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है। तो इन्फ्लेशन इज अ रेट एट विच कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस, इन्फ्लेशन एक रेट है जिसके द्वारा हमारा दर बाय दर जो लिविंग के जो कॉस्ट है वो एक्सपेंस बढ़ते जाता है ना। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सिंपली व्हाट इट कॉस्ट टू बाय द गुड एंड सर्विसेज यू नीड टू लिव। आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्या बोला जा रहा है ना। Inflation causes money to lose value because it will not buy the same amount of good or service in the future as it does now or did in the past। ये बोला जा रहा है इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, चीजों का दाम बढ़ते जाता है। उस बढ़ती हुई दाम से आप वो चीज नहीं खरीद पाएंगे जो चीज आज आप खरीद पा रहे हो, क्योंकि कल को उसका दाम बढ़ जाएगा। कल को 100 रुपए का चीज 120 हो जाएगा, तो फिर आप 100 रुपए में वो चीज नहीं खरीद पाओगे। तो इसी चीज को इन्फ्लेशन मेजर करता है। इन्फ्लेशन बेसिकली एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। तो इन्फ्लेशन कॉज मनी टू लूज वैल्यू बिकॉज इट विल नॉट बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड और सर्विसेज इन द फ्यूचर एज इट डज नाउ और डिड इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के द्वारा आपकी चीज समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि इफ देयर 6% इन्फ्लेशन फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि अगर आपका इन्फ्लेशन रेट 6% रहा, ठीक है, और यही चीज 20 साल तक, ऑल्दो हर साल इन्फ्लेशन डेटा बदलते रहता है, अगर हम ये एज्यूम करें कि नेक्स्ट 20 साल तक आपका इन्फ्लेशन 6% ही रहा, तो 100 रुपए का चीज आज से 20 साल बाद 321 रुपये हो जाएगा। तो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ, है ना। यहाँ पे एक मैथ्स का फॉर्मूला होता है। आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैथ्स में दिक्कत नहीं होगा, है ना। मैं, अगर आपको दिक्कत है आप कैलकुलेटर से वही चीज कर सकते हो। तो मैथ्स में फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर टाइम। इसको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट भी एक चीज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी एक चीज होता है। ठीक है, ये बेसिकली हर जगह हम यूज करते हैं, है ना, जहाँ पे हम पैसे की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये बोल रहा है अगर आज कोई चीज है जिसका दाम 100 रुपए है, प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपए है, इंटू 1 प्लस, अगर इन्फ्लेशन रेट आपका 6% है, 6% मतलब 6/100, आप समझ रहे हो ना, टू द पावर 20, तो भविष्य में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो अगर आप इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 6% को लिख सकते हो 1.006 टू द पावर 20। तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 1.06 टू द पावर 20, है ना। 1 प्लस 6% हो जाएगा 1.06। तो आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया 100 इंटू 1.06 टू द पावर 20। कैलकुलेटर खोलिए, है ना, कैलकुलेटर खोलिए। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोलता हूँ, ये नॉर्मल कैलकुलेटर होगा, मुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए यहाँ पे। तो हाँ, साइंटिफिक है ये। तो 1.06 पावर समझते हैं ना आप लोग, तो यहाँ पे पावर लगाना है 1.06 टू द पावर 20। कितना आ गया, 3.2071 ना, 3.2071। ठीक है, अगर मैं इसको 100 से इंटू करता हूँ, अगर मैं इसको 100 से इंटू करता हूँ, तो मुझे आ जाएगा 320.71, 320.71। तो आप मोटा मोटी बोल सकते हो 321 रुपये, है ना। इसी चीज को आप एक्सेल में भी कर सकते हो। तो मुझे नहीं पता आप एक्सेल में कितने कंफर्टेबल होगे, इसलिए मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखा दिया। तो अब मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसिडर इन्फ्लेशन एज एन फैक्टर इन एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो इसलिए आपको ये बात समझना है कि अगर आप भविष्य के लिए कोई भी चीज योजना बनाते हैं, तो वहां पे आपको इन्फ्लेशन को यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो हमको ये बताता है कि इन मैक्रो इकोनॉमिक्स कि कैसे चीजों का दाम बढ़ते जा रहा है और कैसे आपकी परचेजिंग पावर एबिलिटी घटती जा रही है। तो आप बिना इन्फ्लेशन के कोई भी भविष्य का फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर सकते, है ना। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। रिमेंबर टू लुक एट द इन्वेस्टमेंट रियल रेट ऑफ रिटर्न विच इज द रिटर्न आफ्टर इन्फ्लेशन। ये बोला जा रहा है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करते हैं तो आप हमेशा रियल रेट ऑफ रिटर्न देखिए। मैंने आपको बताया कि रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस योर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। हाँ, तो कहाँ तक बात की थी हमने,
हाँ, तो दिस इज व्हाई रिमेंबर टू लुक एट रियल रेट ऑफ रिटर्न। द एम ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट शुड बी टू प्रोवाइड ए रिटर्न अबव द इन्फ्लेशन, है ना, टू इंश्योर दैट द इन्वेस्टमेंट डज नॉट डिक्रीज इन वैल्यू, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का, कि भविष्य में उसकी वैल्यू कम ना हो जाए, है ना। तो द एम ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी टू प्रोवाइड ए रिटर्न अबव द इन्फ्लेशन रेट, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है ना, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जहां भी इन्वेस्ट करें आपको वहां पे 6% से ज्यादा मिले। क्लियर है ना। तो इफ आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इन्फ्लेशन रेट, बोल रहा है कि अगर टैक्स लग कटने के बाद कहीं भी आप इन्वेस्ट करोगे, कुछ भी करोगे, आप टैक्स तो देना ही है ना, आपको पता है ना। जीएसटी 18% हर जगह लग जाता है। तो टैक्स देने के बाद जो वैल्यू आपको मिलता है अगर वो इन्फ्लेशन से कम है, तो कोई मतलब नहीं आपका इन्वेस्टमेंट करने का, है ना। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मेक श्योर करना है कि आप इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न गेन करें, है ना, टू मेक श्योर दैट कि आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव रहे, देन ओनली योर एसेट will have some value, otherwise your asset has actually decreased in value। otherwise आपकी एसेट की वैल्यू तो कम होते जा रही है ना। आपको भविष्य में तो आप उसको उस दाम में नहीं खरीद पाओगे जिस दाम में आज आपने खरीदा है, क्योंकि दिनों दिन आप उसको यूज करोगे, उसको डिप्रिशिएशन बोलते हैं, उसके द्वारा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। क्लियर है आप लोगों को। तो अभी तक हमने थोड़ी सी चीजों के बारे में बात की, अभी तक हमने बात की है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वाई शुड वन इन्वेस्ट। ओके, अब अगला सेशन में हम बात करेंगे व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है आपको समझ में आया है सब चीजें, है ना। और मैं वीडियो का लेंथ ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए मैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं रोक रहा हूँ। और फिर मैं उम्मीद करता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे टू अंडरस्टैंड further more things। Clear everyone? So I'll see you all in next session. Thank you everyone. God bless you. Bye.